डिस्ट धारा जिसको बोलते हैं डीसी धारा, क्या बोलते हैं इसको, और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं एसी धारा, क्या बोलते हैं इसको, एसी धारा। तो एक प्रश्न ऐसा पूछेगा, डीसी धारा और एसी धारा के बीच में क्या लिखो, अंतर। एसी धारा और डीसी धारा के बीच में क्या लिखो, अंतर लिखना है। तो यहाँ पर देखो डीसी धारा यानी डिस्ट धारा जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट करंट, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो डिस्ट धारा में क्या होता है, डिस्ट धारा में अभी हमने देखा था डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि एक ही दिशा में विद्युत धारा क्या होती है, बहती है। तो जो विद्युत धारा एक ही दिशा में क्या होती है, बहती है, उसको बोलते हैं डिस्ट धारा। क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा एक ही दिशा में बहती है उसको बोलते हैं डिस्ट धारा। अथवा बोल सकते हैं कि जिस विद्युत धारा का मूल्य समय के साथ बदलता न हो, यानी कैसा रहता हो, अचल, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट धारा। क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि जो विद्युत धारा निश्चित समय अंतराल के बाद अपना मूल्य क्या करती है, यानी दिशा बदलती है, अपनी दिशा क्या करती है, बदलती है। इसमें कभी धन हो रही है, फिर क्या हो रही है, ऋण। तो जो विद्युत धारा निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती है तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा अथवा एसी धारा कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि जो विद्युत धारा का मूल्य समय के साथ क्या होता है, बदलता है, क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा। तो पहली परिभाषा देखो, दोनों के बीच में अंतर लिखने का। जो विद्युत धारा एक ही दिशा में बहती है, बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट धारा। क्या बोलते हैं उसको, यानी जिस विद्युत धारा का मूल्य समय के साथ बदलता न हो, बराबर, बदलता न हो, उसको बोलते हैं डिस्ट धारा। और जो विद्युत धारा बराबर निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा क्या करती है, बदलती है, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यावर्ती धारा। इसका मतलब ये होता है कि जो विद्युत धारा का मूल्य समय के साथ क्या होता है, बदलता है, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब क्या होता है कि डिस्ट धारा जो होती है उसका उत्पादन महंगा और कठिन होता है, महंगा और क्या होता है, कठिन होता है। यानी डीसी धारा का उत्पादन महंगा और कैसा है, कठिन है। जबकि एसी धारा का उत्पादन सस्ता और सरल होता है। सस्ता और क्या होता है, सरल होता है। देखो ए का मतलब अच्छा, इसमें अच्छा लिखना है। तो यहाँ पर एसी धारा का उत्पादन सस्ता और कैसा है, सरल है। दूसरी बात क्या होता है कि डीसी धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाने पर बिजली का व्यय क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होता है, अधिक होता है। तो देखो यहाँ पर डीसी धारा को तार के द्वारा अगर कहाँ ले जाया जाए, दूर तक ले जाया जाए, तो उसमें बिजली का व्यय कैसा होता है, अधिक। और एसी धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाया जाए तो उसमें बिजली का व्यय कैसा होता है, कम होता है। बिजली का व्यय कम होता है। तो ये दोनों के बीच में क्या था, अंतर लिखने का। जो विद्युत धारा एक ही दिशा में बहती है उसे डिस्ट धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा निश्चित समय अंतराल के बाद पर अपनी दिशा क्या करती है, बदलती है, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा। डीसी धारा का उत्पादन महंगा और क्या है, कठिन है। एसी धारा का उत्पादन सस्ता और डीसी धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाने पर बिजली का व्यय कैसा होता है, अधिक। और एसी धारा को तार के द्वारा दूर तक ले जाने पर बिजली का व्यय कम होता है। तो एक तो ये प्रश्न गाला के साथ पेपर नंबर 2 में पूछा हुआ प्रश्न है 4 नंबर में। डिस्ट धारा और क्या बताया मैंने कि प्रत्यावर्ती धारा यानी डीसी धारा और एसी धारा के बीच में अंतर लिखो। दूसरा एक
आईएमपी प्रश्न पूछा जाता है घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ। तो देखो यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथ में क्या होता है कि पावर स्टेशन में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। पावर स्टेशन में विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न। यानी पावर स्टेशन में विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। यानी कहां पर बनती है विद्युत धारा? तो पावर स्टेशन में। कहां पर बनती है? अब ये क्या होती है कि बिजली के खंभे और केबल के द्वारा हमारे घर तक पहुंचती है। हमारे घर तक पहुंचती है। हमारे कहां तक पहुंचती है? घर तक पहुंचती है। तो लिखने का पावर स्टेशन में विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। और बिजली के खंभे और केबल के द्वारा हमारे घर तक पहुंचती है। अब पावर स्टेशन से जो विद्युत धारा आती है, तो पावर स्टेशन से जो विद्युत धारा आती है वो सबसे पहले कहाँ आती है? मेन फ्यूज में। कहाँ आती है? मेन फ्यूज में आती है। कहाँ आती है? मेन फ्यूज में। हर 4-5 रूम के बाद एक डीपी होती है, तो वो मेन फ्यूज में आती है। कहाँ पर आती है? मेन फ्यूज में आती है। फिर मेन फ्यूज में से क्या होता है कि मीटर के द्वारा हमारे घर में प्रवेश करती है। घर में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो कहां पर प्रवेश करती है? हमारे घर में। अब क्या होता है कि मीटर में से ये विद्युत धारा मेन स्विच बोर्ड में जाती है। कहाँ जाती है? मेन स्विच बोर्ड में जाती है। मेन स्विच बोर्ड में जाती है। ये मेन स्विच बोर्ड में अलग अलग विद्युत परिपथ के अलग अलग फ्यूज होते हैं। अलग अलग विद्युत परिपथ के अलग अलग क्या होते हैं? फ्यूज। जैसे हमारे 4 रूम का घर है तो चारों के अलग अलग क्या होंगे? फ्यूज होंगे। तो याद रखने का कि पावर स्टेशन से विद्युत धारा पहले कहाँ आती है? मेन फ्यूज में। कहाँ पर? मेन फ्यूज में से मीटर के द्वारा हमारे घर में क्या करती है? प्रवेश। फिर मीटर में से विद्युत धारा कहाँ जाती है? मेन स्विच बोर्ड में। कहाँ जाती है? मेन स्विच बोर्ड में। अलग अलग विद्युत परिपथ के अलग अलग क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। फिर घर के परिपथ के साथ, ये घर का क्या है? परिपथ। घर के परिपथ के साथ वायर के द्वारा, किसके द्वारा? वायर के द्वारा विद्युत धारा को जोड़ दिया जाता है। विद्युत धारा को क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? घर के परिपथ के साथ वायर के द्वारा विद्युत धारा को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पहले से हम वायरिंग करके रखते हैं। एंड में जहाँ जहाँ हमको पॉइंट देना है वो सब वायर हम क्या करते हैं? खींच देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि मेन स्विच बोर्ड से उसको क्या करते हैं? वायर के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो फिर हमारे घर में उसकी सप्लाई क्या होती है? चालू हो जाती है। अब क्या होता है? विद्युत का उपयोग करने के लिए हम 3 प्रकार के वायर का उपयोग करते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वायर का उपयोग करते हैं। पहला है लाल वायर। कौन सा वायर? लाल वायर को क्या बोलते हैं? धनात्मक वायर। क्या बोलते हैं? धनात्मक वायर कहते हैं। कौन सा वायर कहते हैं? धनात्मक वायर। अथवा बोलते हैं पॉजिटिव वायर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वायर कहते हैं। बहुत बार लाइव वायर भी बोलते हैं, यानी जीवंत वायर है। कैसा वायर है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा क्या होती है? इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक वायर। क्या बोलते हैं इसको? अथवा इसको लाइव वायर, पॉजिटिव वायर अथवा जीवंत वायर भी कहते हैं। दूसरा आता है क्या? काला वायर। क्या आता है? काले वायर को ऋणात्मक वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऋणात्मक वायर। कौन सा वायर बोलते हैं इसको? अथवा न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो कौन सा वायर बोलते हैं इसको? न्यूट्रल वायर। फिर तीसरा आता है हरा रंग का वायर। हरे रंग का वायर। तो हरे रंग के वायर को बोलते हैं अर्थिंग वायर। क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग वायर कहते हैं। तो विद्युत का उपयोग करने के लिए हम घर में कितने वायर का उपयोग करते हैं? 3। बराबर। कौन कौन सा वायर? तो मिलता है लाल वायर, बराबर, फिर काला वायर, और क्या होता है? अभी हम काले की जगह न्यूट्रल में पीले और नीले का भी उपयोग कर लेते हैं आज में, लेकिन लाल तो फिक्स है। किसके लिए? बराबर, धनात्मक वायर के रूप में, यानी पॉजिटिव वायर के रूप में। और अर्थिंग के लिए कौन सा वायर उपयोग करते हैं? तो हरे रंग का वायर। कौन से रंग का वायर? हरे रंग के वायर का उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये अर्थिंग वायर के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो अर्थिंग वायर में क्या होता है कि अर्थिंग वायर यानी कि अर्थिंग वायर को बोलते हैं भू संपर्क वायर। कौन सा बोलते हैं? भू संपर्क वायर।
अथवा इसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग वायर कहते हैं। तो भू संपर्क वायर, भू यानी जमीन और संपर्क यानी कांटेक्ट और वायर यानी तार, यानी कि घर के पास एक गहरे गड्ढे में, घर के पास एक गहरा गड्ढा बनाते हैं जमीन के अंदर। घर के पास गहरे गड्ढे में धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को अर्थिंग वायर कहते हैं अथवा भू संपर्क वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भू संपर्क वायर अथवा अर्थिंग वायर कहते हैं। तो लिखने का, घर के पास गहरे गड्ढे में धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को क्या बोलते हैं? अर्थिंग वायर अथवा भू संपर्क वायर कहते हैं। अब भू संपर्क वायर अथवा अर्थिंग वायर पर हरे रंग का आवरण होता है। हरे रंग का क्या होता है? आवरण होता है। हरे रंग का क्या होता है? आवरण होता है। जब हम धातु के बने साधन के साथ क्या करते हैं? काम। क्या करते हैं? तो हमको करंट लगने का भय रहता है। जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत क्या होता है? इस्त्री, विद्युत पंखा, विद्युत टोस्टर, ये सब धातु के बने क्या है? साधन। तो इनके साथ जब काम करो तो करंट लगने का क्या रहता है? भय। करंट लगने का भय रहता है। लेकिन अगर ऐसे साधनों के साथ क्या जोड़ा है? अर्थिंग वायर, तो किसी भी प्रकार का करंट उत्पन्न होकर जब किस पर आएगा? साधन पर, तो वो करंट अर्थिंग वायर के द्वारा जमीन में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? जमीन में। और हमको करंट लगने का भय कैसा हो जाएगा? कम। कैसा हो जाएगा? कम। इसलिए हम अर्थिंग वायर को जोड़ते हैं। फिर से वहां पर घर के पास गहरे गड्ढे में धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को क्या बोलते हैं? अर्थिंग वायर। क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग वायर कहते हैं। तो लिखने का, घर के पास गहरे गड्ढे में धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को क्या बोलते हैं? अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर पर हरे रंग का क्या होता है? आवरण होता है। अब क्या होता है? मैंने की धातु के बने साधन के साथ जब हम क्या करते हैं? काम। जैसे विद्युत पंखा, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, तो हमको करंट लगने का क्या रहता है? भय। लेकिन ऐसे साधनों के साथ अगर क्या जोड़ा है? अर्थिंग वायर, तो किसी भी प्रकार का जब करंट उत्पन्न होता है और वो कहाँ आता है? साधन पर, तो वो करंट इस अर्थिंग वायर के द्वारा जमीन में चला जाता है और हमको करंट लगने का भय क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए हम अर्थिंग वायर को जोड़ते हैं। भारण, अति भारण और क्या पढ़ना है हमको? लघु पथन। लघु पथन। अति भारण को अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं, लघु पथन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अति भारण में क्या होता है? तो जब परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक वायर क्या होते हैं? मिलते हैं। क्या होते हैं? तो मिलने पर क्या होता है? अति भारण होता है। क्या होता है? उसको अति भारण कहते हैं। तो परिपथ में पॉजिटिव यानी धनात्मक और नेगेटिव यानी ऋणात्मक वायर मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अति भारण। इसे क्या कहते हैं? अति भारण। जब अति भारण होता है तो क्या होता है? परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? घट जाता है। कि आर का मान घट जाएगा। आर का मान क्या होगा? घट जाएगा, जिसके कारण परिपथ में से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो परिपथ में से अधिक विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, जिससे अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। और क्या होता है? जिस जगह पर ये धनात्मक ऋणात्मक वायर मिले हैं उस जगह पर क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी। क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लगने की संभावना रहती है।
क्या रहती है? आग लगने की संभावना रहती है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? लघु पतन। क्या बोलते हैं इसको? लघु पतन, यानी शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। याद रखने का, जब परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक आयन क्या होते हैं? मिलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अतिभारण। क्या बोलते हैं? जैसे अतिभारण होगा वैसे क्या होता है कि परिपथ के कुल प्रतिरोध यानी आर का मान क्या होगा? घट जाएगा। और आर का मान घटता है, इसलिए V बराबर आई आर। V बराबर आई आर के अनुसार क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। तो R घट रहा है, इसलिए विद्युत धारा क्या होगी? बढ़ेगी। तो R घटने से परिपथ में से अधिक विद्युत धारा क्या होती है? बहती है। अब हमको मालूम है कि W बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर I बढ़ रहा है, इसलिए W बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि, और हमको मालूम है H बराबर भी होता है I स्क्वायर RT। जूल का तापन नियम है। किसका नियम है? जूल का तापन नियम। तो यहाँ पर I बढ़ने से ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। और जिसके कारण जहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आर मिले हैं उस जगह पर चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लगने की क्या होती है? संभावना रहती है अथवा आग लग जाती है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? लघु पतन अथवा शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो लिखने का, जब परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक आयन क्या होते हैं? मिलते हैं, मिलने पर उसे क्या बोलते हैं? अतिभारण। उसे क्या बोलते हैं? तो लिखने का, जब परिपथ में धनात्मक ऋणात्मक आयन मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अतिभारण। जब अतिभारण होता है तो परिपथ के कुल प्रतिरोध आर का मान क्या होता है? घट जाता है, जिससे परिपथ में से अधिक विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। और क्या होता है कि अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी गर्मी पैदा होती है। जिसके कारण जिस जगह पर धनात्मक ऋणात्मक आयन मिले हैं उस जगह पर क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी और आग लगने की संभावना रहती है। तो इसको बोलते हैं लघु पतन अथवा क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट से बचना है तो हम घर में क्या जोड़ते हैं? फ्यूज। क्या जोड़ते हैं? फ्यूज जोड़ा जाता है। तो फ्यूज क्या है? तो फ्यूज विद्युत धारा के तापीय असर अथवा ऊष्मीय असर के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। तो लिखने का कि बराबर फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के तापीय अथवा तो ऊष्मीय असर के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। अब घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। फ्यूज चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। किसमें से बनाया जाता है? चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है, जिसमें से कप प्रकाशी बनती है। तो चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। अब क्या होता है कि फ्यूज में धातु की दो प्लेट होती है। धातु की क्या होती है? दो प्लेट। धातु की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए कम गलनांक वाले धातु के वायर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? धातु के वायर का उपयोग करते हैं, जैसे कि लेड अथवा लेड प्लस टीन का उपयोग किया जाता है। तो लिखने का कि फ्यूज किसमें से बनाते हैं? चीनी मिट्टी में से। अभी जो आधुनिक फ्यूज मिलते हैं वो ऐसे होते हैं, इसके अंदर ये दो धातु की दो प्लेट होती है और ये वायर से जुड़ा होता है ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है कि धातु की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए कम गलनांक वाले धातु के वायर का उपयोग किया जाता है। तो लिखने का कि फ्यूज किसमें से बनाते हैं? चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। फ्यूज में धातु की दो क्या होती है? प्लेट। धातु की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए कम गलनांक वाले धातु के वायर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लेड अथवा लेड प्लस टीन। अब क्या होता है कि जब परिपथ में क्या होता है कि अतिभारण होता है। क्या होता है? अथवा अतिभारण और क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? यानी लघु पतन होता है। क्या होता है? जब परिपथ में अतिभारण और क्या होता है? लघु पतन, यानी ओवरलोडिंग और क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो परिपथ में से अधिक विद्युत धारा बहती है। अधिक विद्युत धारा क्या होती है? बहती है, यानी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे अधिक क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा ऊर्जा
अधिक उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक क्या उत्पन्न होती है? उष्मा ऊर्जा। और ये फ्यूज का वायर गलकर क्या होता है? टूट जाता है। गलकर क्या होता है? टूट जाता है, जिससे परिपथ में से बहने वाली विद्युत धारा क्या होती है? बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और हमारे कीमती साधन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम घर में किसको जोड़ते हैं? फ्यूज को। क्यों? क्योंकि फ्यूज एक सुरक्षा का क्या है? साधन है। फ्यूज सुरक्षा का क्या है? साधन है। तो लिखने का फ्यूज विद्युत धारा के तापीय असर के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। फ्यूज में क्या होता है कि फ्यूज चीनी मिट्टी में से बनाया जाता है। किसमें से? फ्यूज में क्या होता है कि धातु की दो प्लेट होती है। धातु की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए कम गलनांक वाले धातु के वायर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लेड अथवा लेड प्लस टीन। अब मैंने बताया कि जब क्या होता है परिपथ में अति भारण और क्या होता है लघु पतन, तो परिपथ में से अधिक विद्युत धारा बहती है, जिसके कारण अधिक क्या उत्पन्न होती है? उष्मा ऊर्जा। और ये फ्यूज का वायर गलकर क्या होता है? और परिपथ में से बहने वाली विद्युत धारा और हमारे कीमती साधन क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम फ्यूज को जोड़ते हैं। फ्यूज को सुरक्षा का क्या बोलते हैं? साधन। एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें, विद्युत का उपयोग करते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? तो विद्युत का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको लिखने का परिपथ में धनात्मक ऋणात्मक वायर मिलने नहीं चाहिए। पहला, परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक वायर मिलने नहीं चाहिए। दूसरी बात, तार पर का अवाहक आवरण कटा नहीं होना चाहिए। यानी जो तार होता है, जैसे तांबे का तार है, इस पे आवरण होते हैं काला, हरा, लाल, ऐसा आवरण होता है ना, वो आवरण कटा नहीं होना चाहिए। परिपथ में वायर के सभी जोड़ान मजबूती से करने चाहिए। जब भी परिपथ बनाओ और दो वायर को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद उस पर टेप लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो वो वायर एक दूसरे से अलग होंगे नहीं। तो पहला मैंने क्या था कि परिपथ में धनात्मक और ऋणात्मक वायर मिलने नहीं, तार पर का अवाहक आवरण कटा नहीं होना, परिपथ में वायर के सभी जोड़ान मजबूती से करने चाहिए। फिर क्या आता है कि गीले हाथ से स्विच प्लग को स्पर्श नहीं करना, हो सके तो हर साधन के साथ क्या जोड़ना चाहिए? अर्थिंग वायर। क्या जोड़ना चाहिए? हो सके तो हर साधन के साथ अर्थिंग वायर जोड़ना चाहिए। और लास्ट में, विद्युत के साथ काम करते समय हाथों में रबर के मोजे और पैरों में रबर के जूते पहनने, तो हमको बिजली से कोई दुर्घटना होगी नहीं। तो मैंने कहा कि विद्युत का उपयोग करते समय, विद्युत के साथ जब काम करते हो तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो कितनी सावधानी है? 6। पहली मैंने बताई कि परिपथ में पॉजिटिव नेगेटिव वायर मिलने नहीं चाहिए। दूसरा क्या है कि तार पर का अवाहक आवरण कटा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि परिपथ में वायर के सभी जोड़ान मजबूती से करने चाहिए। गीले हाथ से स्विच प्लग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर क्या था मैंने कि हो सके तो हर साधन के साथ अर्थिंग वायर जोड़ना चाहिए। फिर मैंने बताया कि विद्युत के साथ काम करते समय हाथों में रबर के मोजे और पैरों में रबर के जूते पहनने चाहिए। इतनी सब सावधानी रखेंगे तो कभी कोई दुर्घटना घटेगी। तो ये चैप्टर अपना पूरा।